एक ऐसा राजा जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया और फिर वही राजा लाखों मौतों के बाद तलवार छोड़कर धर्म को अपना लेता है। क्या अशोक सच में महान था या यह सिर्फ इतिहास की बनाई हुई एक छवि है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महावीर प्रसाद और आज हम महान सम्राट अशोक की बात करेंगे। महान सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता थे मौर्य सम्राट बिंदुसार और माता का नाम अक्सर धर्मा या सुभद्रांगी बताया जाता है। लेकिन अशोक का बचपन कोई राजसी सुख सुविधाओं से भरा नहीं था। उन्हें सुंदर नहीं माना जाता था और दरबार में उन्हें ज़्यादा महत्व भी नहीं मिलता था, क्योंकि शरीर से थोड़े ठिगने कद के थे और किसी त्वचा रोग से पीड़ित थे। अशोक को बचपन से ही कठोर, क्रूर और जिद्दी माना जाता था, लेकिन उसमें असाधारण बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक क्षमता थी। यही कारण था कि बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का गवर्नर बनाया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद स्थिति बड़ी भयंकर हो गई। सत्ता संघर्ष बड़ी तेज हो गई और मौर्य साम्राज्य में सत्ता को पाने के लिए शुरू हो गया खूनी संघर्ष। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला और लगभग 4 साल के संघर्ष के बाद 259 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त किया। वैसे 99 भाइयों को कत्ल करना थोड़ी सी अतिशयोक्ति लगती है। चार्ल्स एलन जैसे इतिहासकार लिखते हैं, अशोका was not born great, he became great through transformation। यानी अशोक जन्म से महान नहीं था, बल्कि परिस्थितियों ने उन्हें महान बनाया और इस महानता के पीछे था कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध होता है और यह युद्ध बहुत ही भयानक होती है। लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं, 1.5 लाख लोग कैद होते हैं और हजारों परिवार उजड़ जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है, कलिंग के विजय के बाद मुझे गहरा पश्चाताप हुआ। एक विजेता राजा अपने ही विजय पर पश्चाताप कर रहा है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था। अब अशोक चंड अशोक से धम अशोक में बदल जाता है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह बदल जाता है। वह बौद्ध धर्म को अपनाता है, हिंसा छोड़कर अहिंसा और करुणा को अपना लेता है। अब सवाल यह है कि अगर कलिंग युद्ध नहीं होता तो क्या अशोक महान बन पाता? H.G. वेल्स जैसे बड़े इतिहासकार लिखते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड अशोका स्टैंड्स आउट लाइक अ स्टार। एक ऐसा राजा जिसने जीत के बाद भी युद्ध को ही त्याग दिया। क्या यह कोई गहरी चाल थी या सच में अशोक में ऐसा परिवर्तन हुआ था? आगे हम अशोक की धम्म नीति का विश्लेषण करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म को ही नहीं अपनाया, बल्कि उसने राज्य की पूरी नीति बदल दी। धम्म नीति के मुख्य बिंदु सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, जनता के लिए अस्पताल, कुएं, सड़कें, पशुओं के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था, धर्म की रक्षा के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार, अशोकाज धम्म वाज नॉट अ रिलीजन बट अ मोरल कोड फॉर गवर्नेंस। यानी यह कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक शासन प्रणाली थी। जिस समय अशोक दुनिया में अहिंसा का संदेश फैला रहा था, उस समय पूरी दुनिया अशांति से भरा हुआ था। श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। यह सिर्फ साम्राज्य नहीं था, यह एक विचार का विस्तार था। क्या अशोक सच में महान था? क्या अशोक की अहिंसा ने मौर्य साम्राज्य को कमजोर किया या उसकी नीतियों के कारण ही साम्राज्य का पतन तेज हुआ? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि
उनकी अहिंसा की नीति ने सेना को कमजोर किया, क्योंकि अशोक युद्ध न लड़ने का फैसला कर लिया, जिससे लोग मानते हैं सेना धीरे धीरे कमजोर हो गई, सेना की गतिविधि थम सा गया। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। लेकिन वही दूसरी ओर भी एक विचारधारा है। उसने पहली बार लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी, नैतिक शासन का मॉडल प्रस्तुत किया। अशोक सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक विचार था, एक परिवर्तन था, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के लिए खून बहाता है और फिर उसी खून को देखकर मानवता का सबसे बड़ा संदेश देता है। अगर आपको ऐसे ही इतिहास की अनसुने और गहरे सच जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।